चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। कॉपीज खोल लीजिए। आज की क्लास हमारी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सब बच्चों ने बहुत ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करना हो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं LCR सीरीज सर्किट। अभी तक हमने आपको 3 अलग अलग सर्किट कराए थे। हमने अलग से पढ़ा था R सर्किट, अलग से पढ़ा था C सर्किट और अलग से पढ़ा था L सर्किट। एक बार यहां बना भी लेते हैं तीनों सर्किट अलग। R सर्किट में एक रेजिस्टर था जो एक AC सोर्स से कनेक्टेड था। AC सोर्स की वोल्टेज थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद करो। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, ये हमने डिराइव करा था। अब जरा इसका फेजर डायग्राम भी बना के एक बार रिवाइज करते हैं। फेजर डायग्राम में हम लोग करंट और EMF शो करते हैं। EMF जो है वो कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, और किस एंगल पर है, ओमेगा टी। तो ये हो गया ई नॉट ओमेगा टी एंगल पर, और करंट जो होगा वो भी ओमेगा टी एंगल के ऊपर ही होगा, और वो होगा आई नॉट एट द सेम एंगल ओमेगा। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आर सर्किट में? ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट सी सर्किट। सी सर्किट में हमारे पास एक कैपेसिटर था connected to an AC source. वोल्टेज थी E is equal to E naught sin omega t, और करंट का फॉर्मूला था I is equal to I naught sin, कोई जना रिकॉल करेगा क्या था? ओमेगा टी ही था क्या? प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई। इसका भी फेजर डायग्राम बनाते हैं, याद करते हैं। इसमें जो EMF होगा वो E नॉट होगा ओमेगा टी एंगल पर। तो ये हमारा E नॉट है ओमेगा टी एंगल पर, और जो करंट है वो इससे 90 डिग्री आगे है, प्लस पाई बाय 2, यानी ओमेगा टी से 90 और आगे, यानी करंट यहां। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए तीसरा सर्किट R था, C था, और उसके बाद हमारा L सर्किट था। L सर्किट हम बना लेते हैं। L सर्किट में क्या था? आपके पास एक इंडक्टर था, इंडक्टर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। AC सोर्स की जो वोल्टेज थी वो थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट याद दिलाओ जरा कोई जना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओमेगा टी माइनस पाई बाय। और इसका फेजर डायग्राम कैसा था देखते हैं। EMF था E नॉट एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, E नॉट ओमेगा टी एंगल पे। और अगर आप करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था, यानी ओमेगा टी यहाँ पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल नीचे, यानी यहाँ पर ये था करंट। ठीक है ना? EMF और करंट दोनों शो करते हैं फेजर डायग्राम। तो these are the 3 circuits that we have studied till now. R सर्किट, C सर्किट और ये वाला L सर्किट। ठीक है ना? ये सब अब आगे यूज होगा, क्योंकि अब हम LCR सर्किट पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ये बना के रख लिए हैं। इनकी अब हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? R, C और L। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना कॉपी में पीछे देख सकते हैं, जहां आपने ये करा होगा ना RLC, वहां से देख लीजिएगा, कोई पुराना फॉर्मूला यूज होता है। अब LCR हमारे सिलेबस में है सिर्फ सीरीज सर्किट, पैरेलल वाला हमारे सिलेबस में नहीं। तो L, C और R यानी इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों सीरीज में लगे हैं। इंडक्टर, कैपेसिटर और तीनों कनेक्टेड है एक AC सोर्स से। AC सोर्स का EMF है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द EMF।
अब इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा, जैसे देखो आर सर्किट में करंट फ्लो करा था, सी सर्किट में करंट फ्लो करता था, एल सर्किट में करंट फ्लो करता था, इस बार तीनों है, इस बार भी करंट फ्लो करेगा। तो हम करना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हमें करंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। अब करंट होगा तो एसी, इस बार भी करंट ऑल्टरनेटिंग तो होगा ही, जब ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, तो करंट की भी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट, और फिर साइन ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी होगा या क्या होगा वो हम डिराइव करेंगे। हो सकता है कुछ प्लस में आता हो, जैसे इस इक्वेशन में सी सर्किट में प्लस होता था, तो हो सकता है इस सर्किट में भी प्लस होता हो, एल सर्किट में माइनस होता था, तो हो सकता है इस सर्किट में माइनस आ जाए, या हो सकता था कुछ आए ना यहाँ पर, सिर्फ ओमेगा टी ही रहे, जैसा आर सर्किट में होता था करंट। तो हम डिराइव करना चाहते हैं, अभी नहीं पता मुझे कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा या क्या आएगा, आई डोंट नो, तो वो हम डिराइव करना चाहते हैं। और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट, इसका फॉर्मूला डिराइव, दो चीजें डिराइव, एक तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू, और करंट का जो फेज होगा यहाँ पर वो कितना होगा, क्या ओमेगा टी ही होगा, क्या ओमेगा टी में कुछ प्लस हो रहा होगा, क्या ओमेगा टी में कुछ माइनस हो रहा होगा। देखो ना, इस बार करंट का फेज सिर्फ ओमेगा टी होगा, इस बार ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 था, इस बार ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इस बार क्या होगा ये डिराइव करें। और तीनों केस में देखो करंट की वैल्यू रिकॉल करो, कोई जना याद करके बता सकता है इस बार आई नॉट का क्या फॉर्मूला था, E naught by R. ई नॉट बाय आर, इस बार आई नॉट का फॉर्मूला कोई जना रिकॉल करके बता सकता है, E naught by XC. E naught by XC. ई नॉट बाय एक्सी, और इस बार E naught by XL. E naught by XL. बाय, तो हम देखना चाहते हैं इस बार करंट का फॉर्मूला क्या, ई नॉट बाय आर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आर थोड़ा ना लगा हुआ है, ई नॉट बाय एक्सी भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर थोड़ा ना है, ई नॉट बाय एक्सएल भी नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ तब होता था जब इंडक्टर अकेला है, इस बार तो तीनों लगे हुए हैं, तो आई डोंट नो कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट बाय आर होगा, एक्सएल होगा, एक्सी होगा, क्या होगा आई डोंट नो, और ऐसे ही फेज में भी आई डोंट नो क्या होगा। तो ये दो चीजें हमें डिराइव करनी, लिख लीजिए। ठीक है ना, ये दोनों हम डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे इस बार देखते हैं क्या तरीका रहेगा। इस बार हमने करंट ओम्स लॉ से डिराइव करा था, इस बार हमने जो करंट डिराइव करा था वो dq बाई dt से करा था, याद करो, चार्ज निकाला था dq बाई dt, और यहाँ पे KVL से करा था। तो इस बार हम करंट डिराइव करना चाहते हैं टू फाइंड द करंट, टू फाइंड आई नॉट एंड फेज, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी और क्या फेज आएगा वो डिराइव करना चाहते हैं। तो इस बार हम तरीका यूज करेंगे फेजर में, फेजर डायग्राम की मदद से करेंगे, ना हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, ना dq बाई dt, ना KVL, इस बार हम फेजर डायग्राम मेथड यूज करेंगे। हम इस सर्किट का फेजर डायग्राम बनाएंगे, इस सर्किट का फेजर, कोई कहता है इस सर्किट का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें R है, C है और L है, मेरे को R का फेजर डायग्राम पता है, C का फेजर डायग्राम पता है, L का फेजर डायग्राम पता है, उन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, तीनों का फेजर डायग्राम कंबाइन करके हम एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। पर किस चीज का ध्यान रखना, चलो बताओ, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में क्या चीज तीनों में सेम होगी, Sir, current. Current same होगा, voltage different. करंट आ रहा है, तो इसमें भी करंट आई नॉट ही जाएगा, इसमें भी करंट आई नॉट जाएगा, और इसमें भी करंट आई नॉट जाएगा। तो जो करंट होगा आई नॉट, मेरे को तीनों के लिए अलग अलग नहीं करना, जो रेजिस्टर में होगा वही कैपेसिटर में होगा, वही इंडक्टर में होगा। अच्छा, क्या वोल्टेज के लिए भी कह सकते हो कि वोल्टेज ई नॉट थी अगर, तो इसको भी ई नॉट मिलेगी, इसको भी ई नॉट, इसको भी ई नॉट, No sir, divide हो जाएगी तीनों में. वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। चलिए एक क्लास 10th का क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे थोड़ा कुछ समझ में आए, एक क्लास 10th का क्वेश्चन कर, चलो जरा ये वाला क्वेश्चन करो। हमारे पास रेजिस्टर है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट सप्लाई। बताओ जरा करंट कितना होगा इसका,
क्लास 10th का क्वेश्चन है, सही बोलना सोच के। ओम्स लॉ E बाय R 50 बाय क्या डालूं? सर 5 एम्पियर आए सर 10 2 + 3 + 5 सर 5 एम्पियर होगा। सर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर यहां से करंट आ रहा है, तो इसमें भी 5 एम्पियर ही जाएगा, इसमें भी 5 एम्पियर ही जाएगा, इसमें भी 5। सीरीज में तीनों में करंट सेम, पर क्या तीनों को वोल्टेज भी सेम मिलेगी? 50 50 50? नो सर। वोल्टेज तीनों के लिए अलग अलग ओम्स लॉ से निकालते हैं। इसको क्या वोल्टेज मिलेगी? इसके लिए ओम्स लॉ लगाओ, इसका करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस IR, क्या वोल्टेज मिलेगी? 25 वोल्ट 25 वोल्ट। इसको क्या वोल्टेज मिलेगी? 15 वोल्ट 15 वोल्ट इसको 10 वोल्ट। हाँ, तो देखिए सीरीज सर्किट समझिए, सीरीज में करंट सेम रहता है और ये जो टोटल वोल्टेज थी 50, ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। 50 में से इसको मिला 25, इसको मिला 15 और इसको मिला 10। ऐड करके देखो 10 + 15 + 25 वापस 50 बन जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट तीनों में सेम रहता है। तो सीरीज सर्किट है, करंट तीनों में सेम ही शो करेगा, इसमें भी I0 इसमें भी I0। पर मैं वोल्टेज तीनों को ये नहीं कह सकता कि अगर वोल्टेज E0 है तो इसको भी E0, इसको भी E0, ये नहीं है। यहां देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इस सर्किट से अपने सर्किट को कंपेयर कर रहे हैं, ये भी सीरीज सर्किट है, ये भी सीरीज सर्किट। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाती है, तो करंट सेम है, वोल्टेज बढ़ रही है, तो वोल्टेज सेम शो नहीं कर सकते। क्या करें फिर? नाम अलग अलग यूज कर लो ना, इसको बोल दो ER, इसको बोल दो EC, इसको बोल दो E। अब देखो कंपेयर हो रहा है, 3 पार्ट्स में टोटल वोल्टेज E0 के 3 हिस्से हो गए, E0 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ER EC EA, पर करंट सेम रहा। इस सर्किट को बनाओ और इस बात को लिखो कि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट सेम रहता है और E0 3 पार्ट्स में बट गया है। डेरिवेशन माना आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, पर रिजल्ट आप कहते हैं रिजल्ट हम रट लेते हैं, डेरिवेशन क्यों करें? रिजल्ट रट लीजिए, पर डेरिवेशन जरूरी है। किसी भी चीज को समझने के लिए जब तक आपने वो डिराइव नहीं करा, फाइनल रिजल्ट रटने का कोई फायदा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो आया कैसे, तो डिराइव करेंगे, फाइनली रट लेना रिजल्ट, पर एटलीस्ट डेरिवेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना? कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए कि हाँ बस रिजल्ट फॉर्मूले रट के जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। क्या आप देखो, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि ये मैंने I0 सेम क्यों लिखे हैं और ये वोल्टेजेस E0 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 क्यों नहीं लिखी? क्यों मैंने I0 को सेम रखा और E0 को मैंने 3 हिस्सों में बांटा? क्योंकि सीरीज सर्किट, सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई डाउट किसी को इस कॉन्सेप्ट में? अब देखो फेजर डायग्राम कैसे बना, तीनों का फेजर डायग्राम अलग अलग देखते हैं। R सर्किट का देखते हैं, उसको उठा के यहां बना देते हैं, C सर्किट का उठा के उसके ऊपर बना देते हैं, L सर्किट का उठा के उसके ऊपर बना देते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, तीनों का करंट सेम होना चाहिए। R सर्किट में जो करंट था, C सर्किट में जो करंट था और L सर्किट का जो करंट है, ये तीनों सेम ही है, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो L में जो करंट जाएगा, C में जो जाएगा और R में जो जाएगा, वो तीनों सेम होने चाहिए और तीनों की वोल्टेजेस अलग अलग हैं। तो क्या करते हैं इस डायग्राम में, E0 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 नहीं बनाएंगे, रेजिस्टर के लिए ER शो करेंगे, कैपेसिटर के लिए EC शो करेंगे और इंडक्टर के लिए EL शो करेंगे। समझ में आएगा? देखो पहला वाला करके दिखाओ। सबसे पहले मैं रेजिस्टर वाला उठा के यहाँ बना। रेजिस्टर को वोल्टेज कितनी मिल रही है बोलो? ER ER। और करंट कितना है? I0 कहां पर है करंट? सेम 90 डिग्री आगे या 90 डिग्री पीछे? सर सेम। तो ये बना दिया मैंने I। ये कौन से सर्किट का फेजर डायग्राम आ गया? R
हाँ, तो आर सर्किट का फेजर डायग्राम। अब क्या करते हैं, सी सर्किट का। सी सर्किट में अब ध्यान दीजिएगा प्लीज सब बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सी सर्किट वाला यहाँ कैसे आएगा। सी सर्किट में एक तो मेरे को क्या ध्यान देना है, वोल्टेज को ईसी बोलूंगा, ई नॉट नहीं बोलूंगा, ईसी बोलूंगा, और करंट को आई नॉट ही बोलूंगा। अब जरा देखो, ये रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट। करंट। और ग्रीन वाला AC. वोल्टेज। ईसी। ये देखिए, अब ये यहां आ रहा है, जब ये यहां आता है, ये रेड वाला करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये करंट आर सर्किट वाले करंट के बराबर ही है। कैपेसिटर का करंट और रेजिस्टर का करंट जो है ये तो सेम ही है, तो ये तो दो दो बार अलग अलग बनने नहीं चाहिए। तो जब मैं इसको उठा के यहां से लाऊंगा, इसको एज इट इज यहां पेस्ट नहीं करूंगा। मेरे को ध्यान क्या रखना है कि जो कैपेसिटर वाला करंट हो, जब मैं कैपेसिटर सर्किट का ये उठा के लाऊंगा, तो कैपेसिटर का जो करंट होगा ये वाला, ये उस रेजिस्टर के करंट से मैच करना चाहिए। अगर मैं इसको एज इट इज यहां बना देता हूं, तो एक और आई नॉट यहां बन जाएगा, पर आई नॉट तो सेम ही है, अलग अलग नहीं बनने चाहिए। तो क्या करूं, जब इसको यहां से उठाऊं, वहां बनाने से घुमा पहले देंगे। इसको थोड़ा सा घुमा दो, घुमा देंगे, रोटेट कर। जिससे कि ये रेड वाला इस रेड वाले से मैच कर। मेरे को करंट को मैच कराना है या वोल्टेज को मैच कराना है, करंट को। मैच कराना है। तो प्लीज देखिए, ये वाला से इसको उठाया मैंने, देखो यहां से इसको मैंने उठा लिया और यहां लाए। अब इसको क्या कर रहा हूं, मैं घुमाऊंगा, क्योंकि रेड वाले को रेड वाले से मैच कराना है, तो इसको पकड़ के घुमा दिया। ये रेड वाला जो है ये तो आई नॉट ही रहेगा, ये तो उसके ऊपर ही आ जाएगा, सेम ही तो था ये वाला, ये आई नॉट इसके ऊपर ही। और ये ग्रीन कौन था, ईसी। हाँ, तो यहां बना, ये बन गया, आई नॉट तो उसके ऊपर ही रहा, और ईसी यहां पर बना। देखो एक बार खुद सोचो, खुद ट्राई करो, बनाओ। पहले आर सर्किट वाला बनाया और उसके ऊपर जब सी सर्किट वाला लगाया, तो क्या हमने यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई करा है। इसको यहां से उठा लिया है, फिर घुमाएंगे। क्यों घुमाएंगे, क्योंकि आई वाले को मैच कराना है, तो उठा लिया, फिर इसको घुमाएंगे ऐसे, और फिर यहां बना। रेड वाला आई नॉट ही रहेगा, और ग्रीन वाला जो होगा वो ईसी बनेगा। देखो रेड वाला आई नॉट ही है और ग्रीन वाला ईसी है। इसको एज इट इज नहीं बनाया है, इसको यहां से लाए, इसको घुमाया, फिर इसको यहां पर पेस्ट कर। ठीक है ना। अब सेम चीज इंडक्टर के साथ भी करनी है। आर और सी तो बन गए, अब इंडक्टर को भी लाना है। इंडक्टर को वोल्टेज कितनी मिल रही है, EL। इंडक्टर इज गेटिंग द वोल्टेज, और करंट है आई नॉट। चलो खुद ट्राई करो। सर हम्म आपने बोला कि आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड, मतलब आई नॉट सेम रहेगा, बट ER EC और EL डिफरेंट होंगे, तो सर इनके मैग्नीट्यूड में, मतलब फेजर डायग्राम में तो मैग्नीट्यूड कैसे शो करेंगे, मतलब किसका बड़ा और किसका छोटा। अभी तुम्हें नहीं पता, तुम मान लो कोई भी, तुम्हें मैग्नीट्यूड तुम्हें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई बात नहीं, कोई हम नाप के तो बना नहीं रहे स्केल से। जब न्यूमेरिकल आएगा तब हमें देखना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अभी तुम किसी एक को लेट कर लेंगे, चलो अभी बनाएंगे ना तो लेट कर लेंगे। ओके सर। अभी हमें नहीं पता कौन कितना है, तो कोई बात नहीं। ये वाला इसके ऊपर लाने की कोशिश करो। क्या चीज मैच करानी है, वोल्टेज या करंट, I not. आई नॉट। हाँ चलिए देखिए, ये देखो, ये रेड वाला जो है ये आई नॉट है, और ये वाला वोल्टेज है EL। इसको वोल्टेज EL मिल रही है, करंट आई, तो ये यहां से उठा लेते हैं। जब यहां लाएंगे, ये रेड वाला मैच कराना है, तो इसको घुमाएंगे, यहाँ जो रेड वाला होगा वो तो आई नॉट उसके ऊपर ही बन जाए, और ग्रीन वाला कौन होगा इस बार, सर EL। EL. EL आ जाएगा यहाँ। तो ये देखिए, ये इस बार फेजर डायग्राम बनेगा। ये आर सर्किट का था, ये सी सर्किट का था, ये एल सर्किट का था, और ये LCR सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम है। बनाइए
आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने इन तीनों को कैसे कंबाइन करा है, एज इट इज नहीं कर दिया। पहले आर वाला बनाया, इसको बना के घुमा के उसके ऊपर पेस्ट करा, इसको भी घुमा के फिर पेस्ट करा। किस चीज का ध्यान दिया है कि ये वाला आई नॉट, ये वाला आई नॉट और ये वाला आई नॉट तीनों सेम होने चाहिए। तो तीन अलग अलग आई नॉट नहीं बने, ये तीनों बेसिकली सेम ही है, एक के ऊपर एक ही बना। ठीक है ना? समझ में अगर आया है ठीक है, नहीं आया है डोंट वरी, पूछ लीजिए। क्लास के बाद आपको वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे, दोबारा भी देखना होगा ना तो दोबारा देख के रिवाइज भी कर सकते। करंट को सेम क्यों रखा है? क्योंकि सीरीज सर्किट। ये देखो ये वाला, फिर से देखो, इसको उठाया और करंट मैच कराना है तो इसको ऐसे घुमा, फिर करंट उसके ऊपर ही और ये इसमें जब करेंगे इधर लाए, करंट को मैच कराना है, घुमा दिया, करंट उसके ऊपर ही बना और ये EL आगे चला। अब और सिंपल करते हैं इस फेजर डायग्राम को। ये कुछ ना टेढ़ा लग रहा है सर, इसको थोड़ा सीधा कर लो जिससे कि ये y एक्सिस और x एक्सिस से मैच। तो इसको रोटेट करके थोड़ा सीधा कर लेते हैं जिससे कि ये बनाने में और आगे सॉल्व करने में आसान। देखो ये EL है, ये EC और यहाँ पे ER। ये जो लाइन है टेढ़ी में है, इसको क्या करो सीधा करो जिससे कि ये y एक्सिस से मैच, फिर उसको आगे सॉल्व करना आसान। तो इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा घुमा लेते हैं और दोबारा से बना देते हैं। चलिए बताइए, जब मैं इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? ये कौन होगा? EL यहाँ नीचे कौन होगा? EC ये कौन होगा? सर ER ER और ER के ऊपर I ही। नॉट। हाँ, तो अगला डायग्राम देखो, आपको समझ में आना चाहिए कैसे बना। ये वाला, इसको सीधा कर देगा, इस डायग्राम को सीधा करके बनाओ, बनाते रहो साथ साथ। अब अगला लॉजिक हम जो अप्लाई करेंगे, अगला लॉजिक हम अप्लाई करेंगे EL और EC और ER। अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो टोटल कितना बनना चाहिए? एक बार में सही बताना। ELCR EL प्लस EC प्लस ER को ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए? E naught नॉट। क्योंकि टोटल वोल्टेज E0 थी। E0 ही तो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है, EL EC और ER। यही E0 ही तो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। तो अगर मैं EL EC और ER को तीनों को ऐड कर दूं तो हमें मिलना चाहिए वापस E0। तो लिखिए एक कॉन्सेप्ट है E0 इज इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER। पर इस बार आपको इनके ऊपर ये कुछ वेक्टर जैसे साइन लगाने, ये हमारा कॉन्सेप्ट इस डेरिवेशन में यूज। कोई कहता है ये वेक्टर जैसे साइन क्यों लगाए हैं? आप EL EC ER इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ये सब तो अलग अलग फेज पे हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक राइट। कुछ इनका फेज भी तो ध्यान देना है, ये ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, ये नीचे की तरफ। अब जरा ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने 11th में वेक्टर पढ़ा हुआ है। ये वाला अगर क्वेश्चन आपने करके दिखा, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 7 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है इस पे, नहीं 7 नहीं है, ऊपर की तरफ इस पे लग रहा है 8 न्यूटन, नीचे की तरफ इस पे लग रहा है 5 और इस तरफ इस पे लग रहा है 4। आप लोगों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा। आपका रिप्लाई देख के मुझे पता लग जाएगा कि आपने 11th में वेक्टर पढ़ा है या नहीं। What is the total force on this object? एटलीस्ट जो बच्चे मेरे से पढ़े थे 11th में वो लोग तो सही आंसर देना प्लीज।
11th में तो वेक्टर इतना सारा आप लोगों को रिवाइज कराया था, एटलीस्ट तुम लोग तो सही आंसर देना। जल्दी करिए, इतना टाइम मत लगाइए छोटी सी चीज। क्यों नहीं बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं? ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे क्या है, इसी फिर पढ़ोगे? कुछ बच्चों की हालत तो बहुत खराब है। कैसे करोगे यार, नेक्स्ट मंथ पेपर आने वाले हैं, तुम लोगों को ये भी नहीं आता क्वेश्चन। कुछ बच्चे तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे, पता ही नहीं क्या करना। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, दे कैन नॉट बी एडेड डायरेक्ट। 8 और 5 सबसे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन, कितना देंगे 8 और 5? 3 न्यूटन। 8 और 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 और 5 ऑपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 8 और 5 किसमें, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। व्हाट इज द नेट ऑफ दीज टू? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सर ऊपर। ऊपर की तरफ। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ऊपर की तरफ बचा 3। अब इस 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का क्या करें, डायरेक्टली ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें? नो सर। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एडिशन। ये पैरेललोग्राम से ऐड होंगे। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा 5। इलेवेंथ क्लास का बच्चा कर सकता है ये क्वेश्चन, 11th में बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन है। तो 5 न्यूटन विल बी द आंसर, ठीक है ना? तो सेम, कोई कहता है ये सब क्यों 11th की बात क्यों करने लग गए हम लोग? हम लोग 11th की बात इसलिए करने लग गए क्योंकि यहां पर मुझे EL, EC और ER ऐड करने हैं। क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि E0 3 हिस्सों में बढ़ गया था, अब मैं EL और EC और ER को ऐड करके वापस E0 के बराबर कर दूंगा। पर मैं इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूं, इस बात को लिखो अगेन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। EL, EC, ER फेजर क्वांटिटीज हैं, लिखिए EL, EC, ER फेजर क्वांटिटीज हैं, तो इनको डायरेक्टली ऐड नहीं करा जा सकता, ठीक है? EL, EC and ER are phasor quantities, they cannot be added directly। देखो अलग अलग फेज है, EL का फेज ऊपर की तरफ है, EC का नीचे है, ER का इस तरीके से, तो बिल्कुल वेक्टर की तरह इसको ऐड करें, ठीक है ना? इसीलिए मैंने फॉर्मूले में वेक्टर साइन ऊपर लगा रखी। फेजर क्वांटिटीज हैं, फेजर डायग्राम से इनको ऐड। चलो बताओ क्या करें, कोई जना बताएगा सबसे पहले क्या करेंगे? सर EL और EL में से ELC माइनस कर। किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा EL और EC में से, तो क्या करते हैं? अलग अलग केसेस ले सकते हैं। क्या चीज? अलग अलग केस स्टडी ले सकते हैं, ये अलग इसी अगर ग्रेटर हुआ तो। अभी पहले देखो ना, ध्यान दो थोड़ा। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं EL बड़ा है, एक ही केस का आंसर दूसरे भी केस में यूज हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तो EL और EC में से EL को बड़ा मान रहे हैं, तो क्या करें, EL में से EC को सब्ट्रैक्ट, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा? EL माइनस ऊपर की तरफ बचेगा EL माइनस EC। अच्छा ER तो एज इट इज, अभी उसको तो नहीं छेड़ा हमने, ER एज इट इज, और उसके ऊपर I0 बनाइए। अब क्या करें बताओ, अब कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप? बोलो। स्क्वायर कर देंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम। हाँ, अब पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसका पैरेललोग्राम इधर और यहाँ ऊपर, और उसका डायगोनल बना देंगे। ये डायगोनल हमें क्या देगा? रिजल्टेंट। कितना है? E0।
हाँ, तो रिजल्टेंट आएगा E नॉट। बनाइए। सब कुछ देखो लिखा हुआ है। E नॉट रिजल्टेंट आएगा E नॉट। और क्या फॉर्मूला होगा E नॉट के लिए? EL माइनस EC और ER को आपको पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करना होगा, जैसे अभी 3 और 4 को ऐड करा था। तो डिस्कस करते हैं आगे क्या फॉर्मूला आएगा। डायरेक्टली ऐड मत कर देना, तो लिखते हैं क्या फॉर्मूला होगा। कोई जना बताएगा क्या लिख सकता हूं मैं? E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EL माइनस EL माइनस EC का होल का स्क्वायर प्लस ER। EL माइनस EC का स्क्वायर प्लस, हाँ पहले ER लिख रहा हूँ, ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। कोई कहता है पर ये फॉर्मूला थोड़ी ना होता है वेक्टर का। वेक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पूरा cos 90 थीटा 90 डिग्री डिग्री हो जाएगा। 90 है तो 0 हो जाएगा। सुनो ना, सुनो, EL माइनस EC ऊपर है, ER इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। EL माइनस EC ऊपर की तरफ है, ER इस साइड है, दोनों के बीच का एंगल देखिए। दोनों वेक्टर्स जो मुझे ऐड करने हैं, EL माइनस EC ऊपर है और ER इधर है, एंगल 90 डिग्री है, ये वाली टर्म नहीं आई, तो सिर्फ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर, सिर्फ ये आएगा। ठीक है ना, लिख लेना अलग से शायरी। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं EL प्लस EC प्लस ER। नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, फेजर है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। सर आपने जो इससे पहले वाला फेजर डायग्राम बनाया था, उसमें अगर हम कंपोनेंट फॉर्म लगा लेते तो भी तो E नॉट निकलता। ओ, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। बस कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों और तरीके ढूंढ रहे हो? जो तरीका पढ़ा रहे हो उसमें सब समझ में आ रहा है, तो मैं ऑल्टरनेट तरीके क्यों ढूंढूं? या तो ये समझ में नहीं आ रहा होता या कोई दिक्कत आ रही है, तो अभी पहले इसको समझो, बाकी अलग से देखेंगे कोई और तरीका होगा तो। ये समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस आगे तो cos 90। तो यार अब आगे देखिए कैसे प्रोसीड कर। अब मैं ER की वैल्यू, EL की वैल्यू और EC की वैल्यू पुट करूं। देखो इसीलिए ये मिटाए नहीं है अभी, क्योंकि इनकी अभी भी जरूरत पड़ती। R सर्किट में, चलो वापस आओ जरा यहाँ। R सर्किट में जो करंट है I नॉट, उसका क्या फॉर्मूला होता था? E नॉट अपॉन R। E naught upon R. E नॉट अपॉन E नॉट अपॉन XL। अब फर्क क्या है? आपके रेजिस्टर को वोल्टेज E नॉट नहीं मिल रही है, ER मिल। कैपेसिटर को वोल्टेज E नॉट नहीं मिल रही है, EC मिल रही है। और इंडक्टर को वोल्टेज E नॉट नहीं मिल रही है, EL मिल रही है। तो क्या आप बता सकते हो इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, रेजिस्टर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले I नॉट को क्या लिख सकता हूं? I naught R. E नॉट अपॉन R। क्या लिख सकता हूं? E नॉट I naught into R. ये वाला ये I नॉट ER by R। हाँ, तो सोचिए ना, कुछ भी मत बोल दीजिए, सोचिए क्या यहाँ लिखा हुआ है उसके बाद भी नहीं बोल पाते हैं सही से। इस I नॉट को जो आपका रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? ER अपॉन R। अच्छा, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रहा है I नॉट, उसको क्या लिख सकते हैं? अपॉन XC। EC अपॉन XC। और जो आपके इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I नॉट, उसको क्या लिख सकते हैं? EL अपॉन XL। EL अपॉन XL। क्या ये तीनों I नॉट सेम है? यस सर। हाँ, क्योंकि सीरीज में तीनों का करंट सेम है। तो अब जरा क्या करो, देखो अब एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाया,
आर सर्किट वाला फॉर्मूला आर सर्किट के करंट के लिए लगाया है। आप ये फॉर्मूला लिखते थे ना आर सर्किट में, ई नॉट अपॉन आर लिखते थे आप। मैंने ई नॉट अपॉन आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसको वोल्टेज ई नॉट थोड़ी ना मिल रही है, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है? ई आर। तो इसका जो करंट होगा वो होगा ई आर अपॉन आर, इसका करंट होगा ई सी अपॉन एक्स सी, और इसका करंट होगा ई एल अपॉन एक्स एल। कोई कहता है क्यों ई नॉट अपॉन एक्स सी होना चाहिए था? कैपेसिटर में तो जो करंट होता है वो ई नॉट अपॉन एक्स सी होता है। वो ई नॉट अपॉन एक्स सी तब होता था जब कैपेसिटर को पूरा पूरा ई नॉट वोल्टेज मिलता था। इस सर्किट में कैपेसिटर को पूरी पूरी ई नॉट वोल्टेज तो नहीं मिल रही, क्योंकि वोल्टेज तो बढ़ रही है। तो कैपेसिटर को वोल्टेज मिल कितनी रही है? ईसी। तो कैपेसिटर का जो करंट है उसको मैं ई नॉट अपॉन एक्स नहीं लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा ईसी अपॉन। ऐसे ही इंडक्टर में जो करंट होता था वो आप लिखते थे ई नॉट अपॉन एक्सएल, पर इस बार मैं ई नॉट अपॉन एक्सएल नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपके इंडक्टर को ई नॉट वोल्टेज पूरी पूरी नहीं मिल रही है, इसको वोल्टेज सिर्फ ई एल मिल रही है। तो आप करंट को लिखेंगे ई एल अपॉन एक्सएल। तो तीनों के करंट को लिखा मैं, इसके करंट को लिखा ई आर अपॉन आर, इसको लिखा ई सी अपॉन एक्सी, इसको लिखा ई एल अपॉन एक्सएल। इससे फायदा क्या होगा? यहां से ई आर की वैल्यू निकालो, यहां से ई सी की वैल्यू निकालो, और यहां से ई एल की वैल्यू निकालो। यहां पुट करो ई आर, ई एल, ई सी। ठीक है ना? तीनों की वैल्यू, ई आर की वैल्यू, ई सी की वैल्यू, ई एल की वैल्यू। चलिए पुट करिए। डेरिवेशन करते करते हम ये भूल जाते हैं हम क्या करना चाहते हैं। हम आई नॉट डिराइव करना चाहते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे उनमें से आई नॉट कॉमन आ जाएगी, आई नॉट की वैल्यू कॉमन बाहर आ जाएगी और सॉल्व करके आई नॉट निकल आएगा। ठीक है ना? ट्राई करो, जल्दी कोई नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए, कोई टाइम की कमी नहीं है हमारे पास, आराम से करें। और अपने आप करोगे ना तो समझ में भी आएगा और साथ साथ याद भी होगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए करिए। इतने किसी को कोई डाउट है तो वो जना पूछ सकता है, बाकी लोग करेंगे। ई आर, ई एल, ई सी पुट करेंगे, आई नॉट कॉमन लेंगे और आई नॉट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। करिए। चलिए देखते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, ई आर को क्या लिखा है? आई नॉट आर। तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ई एल को क्या लिखा है? आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का स्क्वायर। ठीक है ना? अब बताओ क्या कहा, क्या कह रहे थे, क्या करना है? यहाँ से आई आई नॉट नॉट कॉमन स्क्वायर लेना को है। कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब आई नॉट कॉमन लेंगे ये इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, पर स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। यहाँ देखो ये दोनों आई नॉट कॉमन ले रहे हैं, ये आई नॉट और ये आई नॉट, ये यहाँ आ जाएगा आई नॉट और उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? आई नॉट का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ये वाला आई नॉट स्क्वायर और ये वाला आई नॉट स्क्वायर बाहर आएंगे स्क्वायर रूट से, पर स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो सिर्फ आई नॉट बचेगा। तो ये वाला आई नॉट स्क्वायर और ये वाला आई नॉट स्क्वायर जब आपके स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो सिर्फ आई नॉट बचेगा। अब देखिए आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी इस पूरी बड़ी से
अंडर रूट को नीचे ले जाओ तो आपका आई नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल। पहली चीज देखिए, हमें आई नॉट का फॉर्मूला डिराइव करना, ई नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल। ये हमारा एलसीआर सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। हमें पूरी इक्वेशन तो डिराइव करनी भी नहीं थी, पूरी इक्वेशन तो हम बना लेंगे। अगर मुझे आई नॉट पता लग जाए और मुझे फेज पता लग जाए तो मैं साइन लगा के पूरी इक्वेशन तो बना सकता हूँ। क्यों हम पूरी इक्वेशन डिराइव करें? आई नॉट डिराइव हो गया, अभी अंदर वाले टर्म में डिराइव कर देंगे तो पूरा करंट का एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा। So this is the formula for current in this circuit. ठीक है, कर लीजिए ट्राई। अब हम जगह बनाएंगे इसकी, अब हमें जरूरत और नहीं है, इनको मिटा दें। पर देखो जो फॉर्मूला आया है वो बाकी सर्किट से मैच करता हुआ। इसमें फॉर्मूला आपका होता था ई नॉट बाय आर, इसमें होता था ई नॉट बाय एक्सी, और यहाँ होता था ई नॉट बाय एक्सएल। तो यहाँ फॉर्मूला आया है ई नॉट बाय, नीचे तीनों आए, आर भी आया, एक्सएल भी आया, एक्सी भी आया। क्यों? क्योंकि सर्किट में आर भी था, एक्सएल भी था, एक्सी। तो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में तीनों आ रहे। यहाँ पे इस सर्किट में बताओ, इस सर्किट में डिनोमिनेटर में कौन आ रहा था बताओ? आर। क्यों आर क्यों आ रहा है? एक्सएल एक्सी क्यों नहीं आ रहे नीचे? सर रजिस्टर है। क्योंकि सर्किट में एक्सएल एक्सी है ही नहीं, डिनोमिनेटर में वही आएगा जो होगा सर्किट में। इस सर्किट में डिनोमिनेटर में कौन आ रहा था? एक्सी। सिर्फ कैपेसिटर था। इस सर्किट में डिनोमिनेटर में कौन आ रहा था? क्योंकि सिर्फ एक्सएल था। तो इस सर्किट में तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो? मैंने अभी मान लो छुपा लिया, मैं तुमसे पूछता हूँ इस सर्किट में तुम डिनोमिनेटर में क्या एक्सपेक्ट करते हो? आर आएगा, एक्सएल आएगा, एक्सी आएगा, कौन आएगा? तीनों चीज आएगी, क्योंकि तीनों है सर्किट में तो तीनों आएंगे, तीनों आ भी रहे। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, इस पूरी टर्म को एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं हम Z। Z इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। कोई कहता है इसका क्या मतलब है? इम्पीडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR। इन L, C और R की मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस है ये। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर मिलाकर करंट को कितना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, द टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज द इम्पीडेंस। तो अब देखिए आपका आई नॉट का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, ई नॉट बाय Z। इसको बना लीजिए बॉक्स में और इक्वेशन 1 लेबल कर दीजिए। बनाए। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर करंट इन दिस सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, जैसे देखो ना डिनोमिनेटर में आर सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस थी, एक्सएल क्या था? इंडक्टर कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है, एक्सी क्या था? कैपेसिटर कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है। तीनों को मिला के टोटल ये तीनों मिलाकर कितनी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का यूनिट भी ओम होगा। इम्पीडेंस भी क्या चीज है? टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका LCR सर्किट आएगा सबसे पहले Z निकाल लेना और Z निकाल के ये फॉर्मूला लगा के करंट निकाल। Z का क्या फॉर्मूला है? ये जो Z आ रहा है, Z का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, ये डिनोमिनेटर को हमने Z बोला। ठीक है,
तो एक चीज डिराइव हो गई, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। कभी वो करंट की आरएमएस वैल्यू पूछ ले तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करके आरएमएस वैल्यू भी निकल आएगी। दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब दूसरी चीज देखते हैं, फेज क्या होगा। करंट में जो फेज होगा क्या वो ओमेगा टी ही होगा? क्या वो ओमेगा टी प्लस π/2 होगा? क्या वो ओमेगा टी माइनस π/2 होगा? या वो कोई और एंगल होगा, प्लस कुछ और एंगल हो या माइनस कुछ और एंगल हो? तो आई डोंट नो कि यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, पाई ले लेते हैं या जो भी है, देखते हैं क्या होगा। आई डोंट नो कि प्लस माइनस क्या है, वो इस डायग्राम से पता लग जाएगा। इस डायग्राम से हमें पता लग जाएगा कि वोल्टेज और करंट में से क्या दोनों का फेज सेम है और किसका फेज ज्यादा है किसका फेज कम है, वो इस डायग्राम से पता लग जाएगा। थोड़ा सा सोचिए सोचिए प्लीज। क्या पता लग रहा है आपको इसमें डायग्राम में से? I0 और E0, हमें सिर्फ किसको कंपेयर करना है? I0 और E0 को। तो बाकी लोगों को अभी भूल जाओ, इन दोनों को भी भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो किस पे? E0 पे और I0। कॉन्सेंट्रेट करिए सिर्फ किस पे? E0 पे और I0। क्या दोनों सेम एंगल पे है? नो सर। नो सर। कौन आगे है? ई नॉट। नॉट। या कह सकते हो करंट आगे है या पीछे है? पीछे है, लैग कर। करंट पीछे। और कुछ एंगल है ये, जो एंगल मुझे पता नहीं है तो मैं इसको लेबल कर देता हूं पाई। पाई लेबल कर, यानी मैं क्या कह सकता हूं, क्या करंट का फेज वही है जो ईएमएफ का है? क्या करंट में भी फेज ओमेगा टी ही है? बोलो। नो सर। ध्यान से देखो, अगर वोल्टेज में फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज उससे कितने एंगल छोटा है? फाइव फाइव +5 या -5? -5। तो करंट की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी I = I0 sin ωt -φ। और फाई कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। फाई निकालने की बजाय आप tan फाई की वैल्यू निकाल के दे दीजिए। इस ट्रायंगल से आप tan फाई निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आएगा tan फाई? परपेंडिकुलर पे कौन है? ER/E0। EL - EC। और बेस पे कौन है? ER। तो tan फाई निकाल लो यहां से, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इसके बराबर ही होगा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, अपॉन बेस, बेस। तो tan फाई कितना आया? EL - EC अपॉन। अब EL को पुट कर दो यहां से, EC को पुट कर दो और ER को पुट करके एक थोड़ा सिंप्लीफाई करो इस फॉर्मूले को, करो। समझने की कोशिश करो। कोई इस चीज नहीं समझ में आई तो 2 बार उसको देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर पूछो। क्या डाउट है? अच्छा ठीक है, tan फाई देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ डायग्राम में से, हमें नहीं पता था, हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि करंट का भी फेज क्या सेम ही होगा या करंट का फेज उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, तो हम पता करना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमने डायग्राम देखा। डायग्राम में हमें यह दिखा कि E0 यहाँ पर है और I0 यहाँ। तो डायग्राम से क्लियरली पता लग गया कि जो I0 है वो E0 से फाई एंगल पीछे, E0 से फाई एंगल पीछे। तो जो करंट है वो वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है। तो अगर वोल्टेज में आप ओमेगा टी लिखते हैं तो करंट में ओमेगा टी में से फाई एंगल कम करना पड़ेगा। तो दिस विल बी माइनस।
क्योंकि ई नॉट के मुकाबले जो करंट है वो फाई एंगल पीछे है यहाँ पे। और फाई कैसे निकाल सकते हो? फाई निकालने के लिए यू कैन यूज टैन फाई। टैन फाई इस ट्राइंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन फाई होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे क्या चीज है बताइए? EL माइनस EC। और बेस में क्या है? ER। बेस में है। अब EL को पुट कर दो यहां से, जो फॉर्मूले पहले यूज करें, I नॉट एक्स है। EC को पुट कर दो I नॉट XC। और ER को पुट कर दो I नॉट R। आपसे पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए जो भी फॉर्मूला आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो I नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तीनों के करंट तो सेम ही है। तो tan फाई का फॉर्मूला आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन, इसको बॉक्स में बना दीजिए और इसको लेबल कर दीजिए इक्वेशन। तो हमें करंट का फेज भी पता लग जाएगा। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है बताओ? कौन आगे है, कौन पीछे है? सर ई नॉट लीड कर रहा है, ई आई नॉट नॉट लैग कर आगे रहा है। लीड कर रहा है और करंट लैग। लैग कर रहा है। जो हमने अजम्पशन लिया है उस अजम्पशन में EMF लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग कर रहा है वो आप यहां से निकाल, तो इसके साथ लिख लो EMF लीड करंट लैग बाय पाई। पाई की वैल्यू यहां से निकाल। अब क्वेश्चन जो आएगा वो आपको वोल्टेज देगा, आपसे कहेगा करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालो और बताओ करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है। इसका फेज ओमेगा टी था, इसका ओमेगा टी माइनस फाई था, तो फर्क दोनों में सिर्फ कितने का है? पूरा फेज नहीं चाहिए मुझे सिर्फ दोनों में फर्क चाहिए। ओमेगा टी तो इसमें भी है, ओमेगा टी तो इसमें भी है, तो दोनों में फर्क कितने का है? -5। हाँ, तो फर्क दोनों में सिर्फ पाई। पाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। पाई इज कॉल्ड एज फेज। वो आपसे न्यूमेरिकल में कहेगा फेज डिफरेंस निकाल। फेज डिफरेंस में ओमेगा टी तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो नहीं पूछ रहा, वो आपसे डिफरेंस। ठीक है ना? और फेज डिफरेंस देखो यहां पे भी दिख रहा है आपको डायग्राम। तो जो कुछ बोर्ड पे लिखा है इसमें आप बस 3 चीजें याद रखो, सिर्फ 3 चीज। ये सब डेरिवेशन सब कुछ नहीं है। रटना क्या है हमें ये 3 फॉर्मूले रटना। ये 3 फॉर्मूले, इन तीनों को बॉक्स में बना लो। ये 1, ये 2 और ये 3। बस ये 3 चीजें रट लो। एसी का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका सर्किट पे आता है तो आप उसको आसानी से अब करना। ये 3 चीज, तीनों चीजों को समझा भी देता हूं फिर से एक और बार। ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है इस सर्किट में, E नॉट बाय जेड। कोई कहता है E नॉट क्या है? E नॉट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है ना, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट। I नॉट क्या है? करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगा, तो I नॉट करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। Z क्या है? Z इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखिए Z क्या है, समझाते हैं। Z एक नई टर्म आई है। Z क्या है? हमारे सर्किट में L, C और R 3 लोग लगे हैं। चलो जरा मेरा क्वेश्चन सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो चीज हमें चाहिए बस वो रख रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं, जिससे कि आपको पता रहे कि याद क्या करना। ठीक है ना? ये बस आपको याद करने वाला 3 चीजें, छोटी सी 3 चीजें बता। बाकी सब कुछ आपने लिख लिया, ठीक है, समझ लिया, ठीक है, याद नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, याद ये करना है। अच्छा, याद करने में क्या क्या इसमें एक Z एक नई चीज आप देख रहे हो जो पहले नहीं। I नॉट तो पहले भी सुना था,
आर सर्किट में भी था, एल सर्किट में ई नॉट आई नॉट सब थे, एक्सएल एक्ससीआर। नई चीज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है जेड। क्या चीज है जेड? जेड इज द इम्पीडेंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इस सर्किट में बताओ कितने लोग हैं जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं? कितने लोग हैं इस सर्किट जो करंट को रोक रहे हैं? बताओ। 3 रेजिस्टर रोक रहा है, कैपेसिटर रोक रहा है, इंडक्टर। रेजिस्टर किस वजह से रोकता है? क्यों रोकता है? व्हाट इज द रीजन? Collision. Collision. देता है, उसको बोलते हैं आर। कैपेसिटर क्यों रोकता है? Electrostatic repulsion. कितना ऑब्स्ट्रक्शन देता है? उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर के क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करता है? RCMF. ऑब्स्ट्रक्शन देता है, उसको क्या बोलते हैं? अब ये तीनों मिलाकर कितना ऑब्स्ट्रक्शन देंगे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। ये आपका सिंपल रेजिस्टर वाला सर्किट नहीं है कि ये अगर 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो 2 + 3 + 5 = 10 ओम। आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इवन दो ये भी ओम में है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, तीनों की रेजिस्टेंसेस हैं, पर तीनों डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर फेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एसी सर्किट है, अगर डीसी सर्किट्स होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्टली ऐड करो। पर एसी सर्किट है, एसी सर्किट में आपका फेज का फर्क आ जाता है। आप इनको देखो, मैंने बताया था एक ऊपर था, एक नीचे था, एक राइट था, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो इन तीनों को टोटल करने के लिए आप जेड करोगे। जेड का फॉर्मूला लगाओगे √R² + XL - का ये वाला। व्हाट इज जेड? जेड इज द टोटल रेजिस्टेंस। इन तीनों को मिला के इट इज द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? जेड इज द टोटल। जेड निकाल लो, जेड को यहां डाल दो। और एक डबल बेनिफिट क्या है कि हो सकता है क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं है एलसीआर पे आए, हो सकता है आपका क्वेश्चन सिर्फ एलआर सर्किट के लिए था। देखो ये वाला, ये एल है, ये आर, ये सर्किट क्या कहलाएगा? एलआर सर्किट। अब आप इस सर्किट में भी अपना लॉजिक लगा सकते, कुछ नहीं और करना, ये तीनों फॉर्मूले रटने हैं, ये इसमें भी लग जाए। कोई कहता है इसमें कैसे करंट निकाल लेंगे हम इन रिजल्ट से? बताओ। इसमें XC हम नेगलेक्ट कर देंगे, XC को 0 डाल दो क्योंकि है ही नहीं XC। तो आपका फॉर्मूला क्या रह जाएगा? R² + XL²। जेड निकाल लो, जेड को यहां डाल दो, करंट का फॉर्मूला। tan phi, XC नहीं है, XC को हटा दो, tan phi का फॉर्मूला आ जाएगा XL/R। तो ये आपके यूनिवर्सल फॉर्मूले हो गए, यानी कोई भी सर्किट आपका एसी सर्किट है तो आप ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी सर्किट में बस दो चीजें निकालनी, आपको वोल्टेज दी होगी, करंट निकालना होगा, करंट में आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी, और इन दोनों में जो फर्क होगा पाई, ओमेगा टी तो देखिए दोनों में आ रहा है, फर्क कितने का है? पाई का है। पाई आपको निकालना। पाई आपको क्या बताएगा कि ईएमएफ कितना एंगल आगे है या करंट कितने एंगल पीछे। डायग्राम में देखो ना, ईएमएफ आगे है, करंट पीछे, तो फाई की वैल्यू निकाल। दो चीजें निकालनी, ये आपका आई नॉट का फॉर्मूला हो गया और ये आपका फाई का फॉर्मूला। जेड यहां पर बस आप पुट कर। तो ये तीन चीजें आपको लर्न करनी है, ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और इनको भी एक और आपको तरीका बता देता हूं जिससे कि याद हो जाए। एक ट्राइंगल से याद कर सकते, इनमें से दो जो रिजल्ट्स हैं ये वाले, ये दो एक ट्राइंगल से याद हो जाए। एक ट्राइंगल बनाओ, यहाँ लिखो R, यहाँ लिखो XL - XC, और यहाँ लिखो Z, और यहाँ लेबल कर दो फाई। इस ट्राइंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। वैसे तो डायरेक्टली याद कर लो, कहाँ ट्राइंगल बनाने का टाइम होगा, वैसे ही रट लो इन फॉर्मूलों को, पर बाय चांस भूल गए तो ट्राइंगल से रिकॉल करो। इस ट्राइंगल से ये वाला फॉर्मूला निकल आएगा। कैसे? इस ट्राइंगल से कैसे आएगा ये वाला फॉर्मूला? पाइथागोरस। हाँ, Z = √R² + XL - XC।
और ये कैसे आएगा? ये तो डायरेक्टली आ रहा है tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाले दोनों रिजल्ट्स, ये और ये आप ट्रायंगल से भी याद कर सकते हो, और आई वुड सजेस्ट वैसे ही रख लो, ठीक है ना। तो दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, कुछ हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें बस ये फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले अगर हमें याद हैं, हम आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, आर एल, एल सी, एल आर, एल सी आर, कोई भी सर्किट आए हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब हमारे पास सर्किट है एल सी आर। ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन पे, प्लीज गलत ना हो। इंडक्टर है 6 हेनरी, कैपेसिटर है 500 मिलीफैराड, रेजिस्टर है 3 ओम। दिस इज अ 200 वोल्ट 1/2 पाई हर्ट्ज एसी। आपको फाइंड आउट करना है इस सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस के साथ साथ ये भी बताना है लीड कौन करेगा और लैग कौन करेगा, ठीक है ना। चलो करो, ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है। बोर्ड पे तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसके अलावा और कोई हमें एडिशनल चीज की जरूरत नहीं। चलिए ट्राई करिए, अगर अपने आप कर पाते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, नहीं भी कर पाते डोंट वरी, पहला ही क्वेश्चन है, पहला नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, दूसरा जरूर हो जाएगा। करो प्लीज। Send me the answer for IRMS and Facebook. Please करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं हो पा रहा, चलो देखते हैं। ये रेजिस्टर, सुनो प्लीज, ये रेजिस्टर सर्किट में कितना ऑब्स्ट्रक्शन देगा? 3 ओम का, डायरेक्टली दे रखा है, रेजिस्टर 3 ओम का ऑब्स्ट्रक्शन देगा। कैपेसिटर सर्किट में कितना ऑब्स्ट्रक्शन देगा? 500 मिली फैराड है ये, आपको एक्सी निकालना पड़ेगा, 2 पाई FL। और इंडक्टर के लिए एक्सएल निकालना पड़ेगा, रेजिस्टर के लिए तो आर ही होता है। फिर से देखिए,
रजिस्टर सर्किट में कितना ऑब्स्ट्रक्शन देता है, वो तो रजिस्टर ही होता है आर। कैपेसिटर कितना ऑब्स्ट्रक्शन देता है, वो सी नहीं होता, एक्सी होता है। इंडक्टर कितना ऑब्स्ट्रक्शन देता है, वो एल नहीं होता, एक्सएल। तो क्या करते हैं, ये क्या है पहले तो ये बताओ, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा निकाल लो, 2 पाई एल, 2 पाई इंटू 1/2 1 रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब जल्दी से एक्सेल, एक्सेल का फॉर्मूला बोलो। ओमेगा एल 2 पाई एफ 1 इंटू 6 कितना आया एक्सेल? 6 हो। देखो ना ओमेगा निकाल लिया था 1, ओमेगा निकाला था ना 2 पाई एफ करके। अच्छा एक्सी का फॉर्मूला बोलो। 1 अपन ओमेगा सी, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 1 है और सी है 500 इंटू 10⁻³ कितना आया एक्सी? 2। चलिए देखते हैं, ये रेजिस्टर करंट को कितनी रुकावट दे रहा है बोलो? 3 ओम 3 3 ओम। कैपेसिटर कितनी रुकावट दे रहा है? 2 ओम। और इंडक्टर कितनी रुकावट दे रहा 6 है? 6 ओम। तीनों मिला के कितनी रुकावट देंगे? 5 ओम। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जेड कितना आ गया? 5 ओम। तीनों मिलाकर, ये तीनों मिलाकर कितनी रुकावट देंगे? जेड हमने निकाल लिया 5। देखिए जेड आ गया 5। ठीक है ना, अब करेंगे आगे। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, करो। हमें तो पर आई नॉट नहीं निकालना, हमें तो आई आर एम एस निकालना है। क्या करें, ये तो आई नॉट का फॉर्मूला है, ये तो आई नॉट का। RMS by R कर देंगे। दोनों साइड √2 से डिवाइड कर, यस सर। दोनों साइड √2 से डिवाइड कर। आई नॉट बाई √2 क्या कहलाता है? IRMS ई नॉट बाई √2 क्या कहलाता है? ERMS PRMS बाई जेड। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड। और ये जो वोल्टेज दे रखी है, ये भी कौन सी वोल्टेज है? ERMS इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, 200 साइन ओमेगा टी नहीं लिखा हुआ है, उसने ये नहीं लिखा हुआ है E इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी। अगर पूरी इक्वेशन दी होती तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू होती। अगर वो ऐसे लिखता E इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, तो फिर ये ई नॉट होता। उसने सिर्फ 200 वोल्ट बोला है, यानी वो आरएमएस वैल्यू दे रहा है। अगर पूरी इक्वेशन लिखता तो फिर वो अलग बात होती, फिर वो ई नॉट होता। पर इस बार उसने सिर्फ 200 वोल्ट बोला है, यानी ये ई आर एम एस। तो ई आर एम एस में डाल दो 200 और जेड आया है 5, तो आई आर एम एस आ जाएगा 40 एम। ठीक है, तो करंट, अब tan फाई निकाल लो। इस सर्किट में जो वोल्टेज होगी और करंट, उसमें से कौन लीड कर रहा होगा, कौन लैग कर रहा होगा, कितना एंगल क्या होगा, वो फाई बताना है। tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई देखो कितना आता है, tan फाई आएगा 6 माइनस 2/3, tan फाई आएगा 4/3, पाई आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये आ गया। तो फेज कितना होगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। सर R की वैल्यू सर क्या थी सर? सर R की वैल्यू क्या थी सर tan थीटा पर? सब कुछ लिखा है, क्या डाउट है बताओ, किस में डाउट है? नो सर ठीक है। एक्सेल, एक्सी
और आर सब कुछ लिखा तो है, tan फाई के फॉर्मूले में डालो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो tan फाई आ गया। कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, फेजर डायग्राम जो बनाया था देखो उसमें से। सर करंट लैग कर रहा है। करंट हाँ, लैग lead कर कर रहा रहा था ईएमएफ ईएमएफ और लैग कर लीड रहा था करंट। अगर फाई नेगेटिव आ जाता, वो तो नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, अगर फाई नेगेटिव आ जाता तो फिर उल्टा हो, वो आगे बताएंगे, अभी मत कंफ्यूजन क्रिएट। अभी तो सिर्फ कोई कहता है कैसे पता लगा ईएमएफ लीड कर रहा है करंट लैग कर रहा है, तो अपना फेजर डायग्राम देख लो ना। फेजर डायग्राम में यहाँ पर ई नॉट आया था जब आपने पैरेललोग्राम बनाया, और आई नॉट यहाँ पे था, देख लो पिछले पेज पे जाके। तो ईएमएफ लीड कर रहा था करंट लैग कर रहा, ईएमएफ लीड कर रहा है करंट। ठीक है, हो सकता है पहला क्वेश्चन मुश्किल लगा हो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, भेजने की जरूरत नहीं है फोटो। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, किसी को कुछ डाउट पूछना है इसमें? तो जैसे जो हमने अभी जो लिया, लीड कर रहा है ईएमएफ और लैग कर रहा है करंट, तो ये हमेशा रहेगा इस वाले केस में जब तक नेगेटिव ना आ जाए? हाँ, जब तक ये हमेशा रहेगा। अगर आपका फाई पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका फाई पॉजिटिव आ रहा है तो जो फेजर डायग्राम हमारा था वही, हमने क्या माना था, ईएमएफ ऊपर था ना, कितने एंगल ऊपर था, ओमेगा टी फाई 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 एंगल ऊपर था। तो ईएमएफ लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है करंट। बाय चांस अगर सॉल्व करके फाई नेगेटिव आ जाता तो फिर उल्टा हो जाता, फिर ईएमएफ लैग करता करंट लीड करता, पर फाई नेगेटिव आया नहीं है, अभी उसको मत घुसाइए बीच में, कंफ्यूजन। सर ओके सर। सर अगर कैपेसिटेंस और जोर से बोलो। सर कैपेसिटर और रेजिस्टर वाला केस होता, दोनों कंबाइंड होते, तो सर जो 10 फाई है उसमें एक्सी के आगे पॉजिटिव ही लेते या नेगेटिव नेगेटिव लेते, नेगेटिव लेते, नेगेटिव आ जाता, tan फाई नेगेटिव आ जाता, वही मैं अभी बता रहा था। tan फाई नेगेटिव आ गया कोई दिक्कत नहीं है, tan फाई नेगेटिव आ गया यानी आपका जो लीड लैग है वो उल्टा हो जाए। ओके सर, करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं उसी पे होमवर्क दे देता हूँ, उसी सर पे हमने इससे पहले वाली क्लास में सर जो IRMS की हमने पढ़ा था सर, उसमें हमने पढ़ा था कि IRMS इक्वल टू ERMS बाई आर। तो सर यहाँ पे ERMS बाई Z क्यों लिया हुआ है सर? क्योंकि आर अकेला है क्या सर्किट में सिर्फ आर ही है। अच्छा सर। ठीक है आप मेरे को कह रहे हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा था IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई आर, ये आपने कौन से सर्किट के लिए पढ़ा था ये बताइए? सर आर सर्किट के लिए। हाँ, अगर आपका सी सर्किट होता तो फॉर्मूले में यहाँ आर नहीं आता, फिर तो एक्सी आता। एक्सी अगर आपका एल सर्किट होता तो फॉर्मूले में एक्सी नहीं आता, एक्सएल आता। अब मेरा कौन सा सर्किट है, ये आर है, सी है या एल है? सर तीनों कंबाइन है। तो यहाँ आर आएगा, एक्सएल आएगा, एक्सी आएगा, या तीनों आएंगे नीचे? तो तीनों। तीनों आएंगे, यानी कौन आएगा? Z। Z। तो सर अगर यही मैं सेम कॉन्सेप्ट tan थीटा पे लगाऊं तो सर यहाँ पे फिर R की जगह Z क्यों नहीं आ रहा सर? ये तो तीनों अलग अलग है ना। अब ये तुम्हारे सर्किट में अब tan फाई है, tan फाई का जो फॉर्मूला है इसमें जो आपके सर्किट में है वो आएगा। अब सपोज करो तुम्हारा सिर्फ आर सर्किट, सिर्फ आर सर्किट, आर सर्किट में सिर्फ आर होगा, एक्सएल एक्सी जीरो होंगे ना, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, 0 माइनस 0 tan फाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फाई कितना हो जाएगा, 0, यानी आर सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको जो प्रेजेंट है सर्किट में वो डालना है, जो प्रेजेंट नहीं है उसको 0 डालना है। अगर मेरा आर सर्किट है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ आर को रहने दूंगा, बाकी इन दोनों को 0 डालूंगा। अगर मेरे सर्किट में एल और सी है तो एल और सी को रहने दूंगा, इसको 0 डालूंगा। तो ये हमारे जनरल फॉर्मूले हैं जिसमें जो चीज है सर्किट में। अब जैसे कि सपोज करो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सिर्फ आर सर्किट है तो सिर्फ आर को रहने दो, इन दोनों को 0, तो Z किसके बराबर हो गया, सिर्फ आर के बराबर, यहाँ आर आ जाए। ओके सर। फॉर्मूले में जो है सिर्फ उसको रहने दीजिए, जो नहीं है उसको 0 डाल दीजिए। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, 2-4 क्वेश्चन और अगली बार कराएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो लिखिए, LR सर्किट का एक क्वेश्चन दे, दिस इज 100 वोल्ट 1/pi hertz, L is equal to 2 Henry, R is equal to 4 ohm।
यू हैव टू फाइंड IRMS, फेज डिफरेंस और लीड लैग कौन कर रहा है ये बताना है। चलिए होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए।